लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन चिट्टे को जो आपके पास जो बैलेंस शीट होती है, चिट्टा होता है, चिट्टे को समीकरण के रूप में अपन लिखते हैं तो उसको लेखांकन समीकरण कहते हैं। एसेट्स लेखांकन समीकरण एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। After any transaction, in each condition, assets equal liabilities plus capital। प्रत्येक व्यवहार के पश्चात हर दशा में एसेट्स बराबर दायित्व एवं पूंजी होती है। लाइबिलिटीज बराबर एसेट्स माइनस कैपिटल। कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। प्रत्येक कंडीशन में आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन एसेट्स के बराबर लाइबिलिटीज और कैपिटल होगा। लाइबिलिटीज बराबर एसेट्स माइनस कैपिटल, कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ऐसी कंडीशन में आपके पास जो एग्जाम्पल है उसके एग्जाम्पल के अनुसार अपन लेंगे। तो जैसे अशोक ने 60,000 रुपए से नकद और 15,000 रुपए के माल से व्यापार प्रारंभ किया। अशोक ने ये एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं और उसको अपन वेरीफाई करेंगे कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन के बाद संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी होगा। हर ट्रांजैक्शन के बाद ईच ट्रांजैक्शन एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब आपके पास फर्स्ट जो अपन वेरीफाई करने के लिए लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹60,000। 60,000 रुपए रोकर से व्यापार प्रारंभ किया। और 15,000 रुपए का माल, गुड्स ₹15,000। Started business with cash ₹60,000 and goods ₹15,000। In this condition, accounting equation assets बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल।
एसेट्स, कैश, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, नहीं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल। फर्स्ट ट्रांजैक्शन started business with cash 60,000 and with goods 15,000. रेंट पेड, देखो जब उधार माल, रोकड़ माल खरीदा 12,000 का, उधार खरीदा 7,000 का, टोटल 19,000 का माल खरीदा, तो अपने पास व्यापार में स्टॉक आया 19,000 रुपए, तो स्टॉक में आपके प्लस हो जाएगा 19,000। लेकिन आपने रोकड़ पेमेंट किया 12,000 रुपए का रोकड़ पेमेंट किया, तो आपके कैश में से 12,000 रुपए चले गए, तो ऐसी कंडीशन में पीछे आपके पास कैश पे रहा 48,000 रुपए। लेकिन उधार माल खरीदा तो उस कंडीशन में आपकी लाइबिलिटीज बढ़ी, तो वो क्रेडिटर्स बने, तो वो 7,000 के क्रेडिटर हुए, दायित्व बढ़ा आपका। आप किसी भी व्यक्ति या संस्था से जब उधार माल खरीदते हैं, तो जिन व्यक्ति और संस्था से उधार माल खरीदेंगे वे व्यक्ति या संस्था क्रेडिटर कहलाते हैं, लेनदार, और वह बिजनेस के लिए दायित्व होता है और उसको बिजनेस के द्वारा चुकाना पड़ता है। तो ये आपके उधार माल खरीदा, माल तो आया लेकिन आपकी लाइबिलिटीज बढ़ गई 7,000 रुपए। आपके पूंजी पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है नहीं, पूंजी पे कैपिटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पूंजी में न तो कोई इंक्रीज हुआ, न कोई डिक्रीज हुआ, न लाभ हुआ, न हानि हुई, तो पूंजी पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो आपके किराए के 500 रुपए और वेतन के 1,000 रुपए चुकाए। किराए के 500 रुपए, रेंट 500, रेंट पेड 500 एंड सैलरी 1,000। किराए के 500 और वेतन के 1,000 रुपए चुकाए। थर्ड ट्रांजैक्शन रेंट पेड rupees 5,500 and salary rupees 1,000. In this condition, paid, it means cash डिडक्टेड होगा, कम पड़ेगा। किसी भी दशा में कहीं भी लिखा हुआ हो कि चुकाया, पेड, चुकाया, दिया, भुगतान किया, कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए तो उस दशा में कैश कम पड़ेगा, क्योंकि कैश इतना अपने बिजनेस से बाहर चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में चुकाया, भुगतान किया, दिया, ये वर्ड कहीं भी दिया गया है तो उतने रुपए आपके रोकड़ में से कम पड़ जाएंगे। यदि चेक द्वारा पेमेंट किया जाता है तो उस कंडीशन में बैंक बैलेंस कम पड़ेगा, लेकिन अपने पास में यदि बैंक का हो तो कैश एंड बैंक का कंबाइंड बना देंगे कॉलम, या अलग से भी बैंक का कॉलम अपन बना देंगे। तो इस कंडीशन में आपके 1,500 रुपए रोकड़ में से कम पड़े, माइनस लिख दो चाहे आप कोष्टक में लिखो, एक ही अर्थ है। तो ऐसी में दशा में आपके ये 1,500 रुपए कम पड़ गए। लेकिन
ये स्टॉक में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, न तो माल आया न गया, इस ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं हुआ। इस ट्रांजैक्शन में ये है कि खर्च चुका है, तो इसमें स्टॉक में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, न तो यहाँ से गुड्स आया न गुड्स बाहर गया। फिक्स्ड एसेट्स पे भी नो इफेक्ट। और डेटर्स का मतलब अपन जिन व्यक्ति और संस्था को उधार माल बेचते हैं, देनदार, डेटर्स, देनदार जो शब्द है डेटर्स है, इसका अर्थ होता है जिस व्यक्ति या संस्थाएं को आप उधार माल बेचते हैं वे आपके देनदार कहलाते हैं। वे आपको पेमेंट करेंगे, देंगे, इसका देनदार है। और अपन जिन व्यक्ति और संस्था से जब उधार माल खरीदते हैं तो उनको भुगतान करना पड़ता है। वे अपन से पैसे लेंगे, उनको देना पड़ेगा, वे लेनदार हो गए, लेंगे पैसे। तो देनदार और लेनदार, डेटर और क्रेडिटर, जिन व्यक्ति और संस्था से उधार माल खरीदा जाता है वे लेनदार कहलाते हैं। जिन व्यक्ति और संस्था को अपन उधार माल बेचते हैं वे देनदार कहलाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके क्रेडिटर बढ़ेगा भी नहीं, उधार माल खरीदने पर क्रेडिटर बढ़ेगा। आपके एक्सपेंडिचर रोकर चुका दिए, प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन ये बात 1500 रुपए का आपने पेमेंट किया, 1500 रुपए, तो 1500 रुपए का पेमेंट हुआ, खर्च हुआ 1500 रुपए। जो जितना भी खर्च होता है, एनी ट्रांजैक्शन, आफ्टर एनी ट्रांजैक्शन, यदि आप अंतिम खाते तैयार करते हैं तो ये खर्च है, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अप्रत्यक्ष खर्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर में दिखाया जाता है। तो ये ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर में लिखेंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1500 रुपए हानि बताएगा। 1500 का लॉस होगा, हानि होगी, तो 1500 रुपए की हानि होगी, तो हानि होने पर आपकी कैपिटल कम पड़ेगी, तो ये 1500 रुपए कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। ये कैपिटल में से माइनस या कोष्टक में लिख दो, आप चाहे माइनस लिखो, एक ही अर्थ है। ये 1500 रुपए आपके कम पड़ गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके यहाँ पर जाएंगे 46,500। ये आपके स्टॉक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फिक्स्ड एसेट पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रत्येक ट्रांजैक्शन के बाद वापस आप दोनों पक्षों का, दोनों साइड को मैच करिए, मिलाइए, इक्वल है, तो इसका मतलब आपका वेरिफिकेशन करता है कि लेखांकन समीकरण कहता है कि एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक आफ्टर हर एक व्यवहार, हर सौदे के बाद दोनों पक्षों का योग इक्वल होता है। तो इसका अर्थ यह होता है कि लेखांकन समीकरण सिद्ध करता है कि आपके दोनों पक्षों का योग ये चिट्टे के समान ही होगा। हर सौदे के बाद आपका चिट्टा मिलेगा, आपका योग बराबर होगा। तो आपके इसका योग 73,500। अब आप मैच करिए, आपके इस पक्ष डेबिट एसेट साइड की जोड़ और ये लायबिलिटी साइड की जोड़ इक्वल होनी जरूरी है। तो ये आपके बनते हैं 80,500। इधर भी आप जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, 80,500 इक्वल होगा। अगला जो ट्रांजैक्शन है, 17,000 रुपए का लागत का माल 20,000 रुपए में बेचा। 17,000 रुपए का कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ कॉस्ट रुपीज 17,000। 17,000 रुपए का माल, कॉस्ट ऑफ गुड्स रुपीज 70,000 बट सोल्ड इन रुपीज 20। 17,000 की लागत का माल 20,000 रुपए में बेचा। उसकी कॉस्ट क्या है? 17,000 और सेल क्या? 20,000। तो इस कंडीशन में बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, 3,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपके स्टॉक में से स्टॉक कम पड़ेगा 17,000 की कॉस्ट का। गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग रुपीज 17,000 इन रुपीज 20। ये आपके
अब इसमें ये नहीं लिखा ये रोकड़ बेचा या उधार। यदि आपके पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन उधार सौदा हो तो उधार माल बेचने पर आपके डेटर में इंक्रीज होगा। यदि रोकड़ में बेचा जाएगा तो आपका कैश आएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके उधार शब्द नहीं लिखा हुआ है कि भाई गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये वर्ड न हो, इट मीन्स गुड सोल्ड इन केस। इसका अर्थ है कि इसको रोकड़ बेचा। जब कोई भी ट्रांजैक्शन के साथ यदि क्रेडिट शब्द लिखा हुआ उधार बेचा, या किसी व्यक्ति और संस्था का नाम लिखा हुआ हो और साथ में रोकड़ शब्द न हो, जब किसी व्यक्ति या संस्था का नाम किसी सौदे के साथ लिखा गया है परंतु रोकड़ी शब्द नहीं है, रोकड़ के शब्द नहीं है, तो वो हमेशा ट्रांजैक्शन उधार माना जाएगा। जब उधार लेन देन माना जाता है तो उस दशा में आपके डेटर बढ़ते हैं और स्टॉक कम पड़ता है। लेकिन जब उधार वर्ड नहीं है, उधार शब्द नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब रोकड़ बेचा, तो आपके पास बिजनेस में रोकड़ आएंगे। कितने में माल बिका? 20,000 रोकड़ आएंगे, ये 20 आएगा। ये स्टॉक में से आपके कम पड़ जाएंगे। कितने कम पड़ेंगे? 17,000 रुपए का माल बेचा, स्टॉक 17 का जाएगा। कोई नहीं समझते हैं बच्चे, तो स्टॉक को कहते हैं कि सब 20 का बेचा ना। अरे 20,000 का मैं रुपए में बेचा, लेकिन माल कितने का था? माल कितने का था? माल था आपके माल 17,000 का ही था। तो कॉस्ट में जो माल बेचा गया उसकी लागत 17,000 थी। स्टॉक में से 17 लेस होंगे, लेकिन 20 में बेचा। आपके केस में 20,000 रुपए रोकड़ आएंगे। क्रेडिटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आउट एक्सपेंसेस भी नहीं पड़ेगा, लेकिन कैपिटल में होगा, क्योंकि आपको इस ट्रांजैक्शन के कारण 3,000 का लाभ हुआ, तो आपके प्रॉफिट में इंक्रीज होगा 3,000 रुपए। आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन, इस सौदे के बाद आपके लाइबिलिटी साइड का योग ₹23,500। इस साइड में भी आपके स्टॉक बचेगा 17,000 का, क्योंकि 17 का बिक गया था, लेकिन इसमें केस आ गया था आपके पास 86,500, 67,500। अब दोनों पक्षों का योग करिए। ये भी आपके 83,500, इधर भी 83,500, 83,500, 83,500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नकद फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर परचेजेस इन केस फॉर ₹6,000। ₹6,000 का रोकड़ फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा तो इन आपके बिजनेस में फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स है, स्थायी संपत्ति है। देखो, व्यवसाय के अंदर वो जिस वस्तु का व्यवसाय करता है, जिस वस्तु को केवल इस उद्देश्य से खरीदता है कि पुण्य बेचकर लाभ कमाएगा, उसको तो कहा जाता है माल। और अपने व्यवसाय को चलाने के लिए उसको माल का अलावा कोई भी वस्तु खरीदी जाती है, फर्नीचर है, भवन है, कंप्यूटर है, तो ये आपके
फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं, स्कूटर है, मोटर कार है, जो भी है। तो माल हो तो फिर आपके स्टॉक में आता है, और माल के अलावा किसी भी प्रकार की वस्तु खरीदी जाती है वो फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगी। तो ये स्थायी संपत्ति, फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा, अगर बिजनेस में फर्नीचर आएगा वो आपकी स्थायी संपत्ति में जुड़ जाएगा, इंक्लूड होगा, आपकी स्थायी संपत्ति बढ़ेगी। लेकिन ये रोकड़ खरीदा, तो रोकड़ खरीदा तो कैश कम पड़ जाएगा, तो फर्नीचर परचेज फॉर कैश। आपके स्टॉक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपके फिक्स्ड एसेट बढ़ गई, 6000 की आ गई। और डेटर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उधार कोई किसी को बेचा भी नहीं माल। इधर क्रेडिटर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उधार माल नहीं खरीदा। आउट से एक्सपेंस पे नहीं पड़ेगा, कोई खर्चा ही नहीं बकाया। इधर आपके कैपिटल पे प्रभाव पड़ा, कैपिटल में आपके बढ़ गए, कुछ भी नहीं, इस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैपिटल में न तो बढ़ेगा न घटेगा। स्थायी संपत्ति आपकी इंक्रीज हुई और कैश डिक्रीज हुआ। फर्नीचर है, खरीदने के कारण आपके स्थायी संपत्ति में 6000 की वृद्धि हुई, और 6000 रुपये रोकड़ पेमेंट किया, वो व्यापार से चला गया, उसमें कमी हुई। तो इसके ट्रांजैक्शन के बाद आपके पास बचेंगे 60,500, ये 17,000, ये 6,000, बैलेंस शीट की जोड़ करिए, दोनों पक्षों का योग बराबर होगा। आपके 6000 इधर कम पड़े, कैश में तो 6 स्थायी संपत्ति में बढ़ गए, तो उस कंडीशन पहले भी जोड़ क्या थी आपके 83,500 थी, इसमें भी 83,500। नो इफेक्ट आफ्टर एनी ट्रांजैक्शन बोथ साइड टोटल में भी इक्वल। दोनों पक्षों का योग प्रत्येक लेन देन के बाद बराबर होगा। नेक्स्ट है आपके नकद फर्नीचर के बाद में निजी खर्च 3400 रुपए चुकाए। पर्सनल एक्सपेंसेस पेड ₹3,500। घर खर्च, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, घरेलू खर्चे। व्यवसाय का मालिक अपने व्यवसाय के अंदर रोकड़ या कोई भी वस्तु लाता है, तो उस दशा के अंतर्गत उसको कैपिटल के अकाउंट खोल करके उस खाते में जमा किया जाता है, क्योंकि व्यापार के मालिक की भैया में उसके मालिक का खुद का नाम नहीं लिखा जाता है। उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए जो खाता खोला जाता है वो पूंजी खाता कहलाता है, कैपिटल। लेकिन वो अपने बिजनेस से अपने घर खर्च के लिए जो निकालेगा उसके लिए भी खाता खुलेगा अलग से, क्योंकि उसमें मालिक का नाम नहीं लिखा जाता। जब बिजनेस में पैसा लगाया उस समय भी मालिक का नाम नहीं लिखा गया, उसका रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व करने के लिए जो खाता खोला गया वो कैपिटल। तो जब वो बिजनेस से घर खर्च के लिए निकालेगा तो उसके लिए जो खाता खुलता है वो भी व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, वो है ड्रॉइंग अकाउंट है, आहरण खाता। तो उस समय आहरण कैपिटल अकाउंट में ले जाकर के क्लोज किया जाता है, इसके कारण उसकी पूंजी घटेगी, कैपिटल में से कम पड़ेगा 3400 रुपए, और रोकड़ भी ले जाएगा खर्च, तो रोकड़ भी कम पड़ेगा 3400 रुपए। तो घर खर्च चुका है, पर्सनल एक्सपेंसेस पेड,
₹3,434 केस कम पड़ गए। ये ड्राइंग घर ले गया, पूंजी कम पड़ गई, कैपिटल डिडक्ट हो जाएगा। ड्राइंग अकाउंट जो है वो कैपिटल से बंद किया जाएगा, कैपिटल में से कम पड़ेगा, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। $80,100 उधर भी आपके हो जाएंगे। 80,100 बराबर। ये अकाउंटिंग इक्वेशन वेरीफाई करता है आपके हर कंडीशन में। आपके बिजनेस में 70,000 और संपत्तियां 1,00,000 है और पूंजी 70 है, तो व्यापार का दायित्व क्या होगा? ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। ये अपन को फॉर्मूले याद रखने हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में ये चिट्टे की स्थिति प्रकट करता है। हर लेन देन के बाद आपकी बैलेंस शीट बोथ साइड टोटल इक्वल होगा। आपके पास एक क्वेश्चन है जो आपने पूछ रहा है कि लाइबिलिटीज क्या होगी। मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, कैपिटल 70,000 और संपत्तियां 1,00,000, तो दायित्व क्या होगा? क्या मैंने अभी आपको एक बताया था कि एसेट्स बराबर शॉर्ट में कैपिटल, एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज बराबर एसेट्स माइनस कैपिटल। ये अभी आपको बताया था मैं। ये आपके लेखांकन समीकरण है। एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल और कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज और लाइबिलिटीज बराबर एसेट्स माइनस कैपिटल। अब आपके पास कोई भी दो आपके पास डाटा दे रखे हो तो एक डाटा आप इस समीकरण में रख करके आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसा आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कैपिटल है आपके 70,000, एसेट्स 1,00,000, तो दायित्व क्या होगा? पूंजी 70,000 है और संपत्ति 1,00,000 है, तो ये रहा आपके लाइबिलिटीज बराबर एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स 1,00,000 ₹30,000। नेक्स्ट है लेखांकन समीकरण है आपके पास। ये अलग अलग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस में जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं तो कौन सा करेक्ट है, तो आपके करेक्ट होता है, उस करेक्ट को चूज करिए। फर्स्ट है आपके करेक्ट है ये एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ऐसी कंडीशन में आपके सामने लेखांकन समीकरण है कैपिटल बराबर एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज, रॉन्ग।
एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये करेक्ट है। मल्टीपल चॉइस में आपके पास अलग अलग विकल्प दे रखा है, उसमें से किसी एक को चुनना है जो सही है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास चार है। पहला है संपत्ति पूंजी बराबर संपत्ति प्लस दायित्व, संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व पहला है। ये गलत हुआ, सही है संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व, ये राइट, ये आपका सही है। इसमें चार दे रखे हैं, उसमें से सही है। आप फॉर्मूले याद रख लो ये, जिससे आपका मालूम पड़ जाएगा कौन सा सही है। अगला है मशीन 50,000 रुपए, फर्नीचर 4,000 रुपए, लेनदार 8,000 रुपए और रोकड़ 10,000 रुपए। पूंजी ज्ञात करिए। आपके पास मशीनरी 50,000, फर्नीचर 4,000, क्रेडिटर्स 8,000, कैश 10,000। ये आपके पास है। अब आपको पूछ रहा है कैपिटल ज्ञात करिए। कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। आपके पास एसेट्स है, मशीन एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, कैश एसेट्स है। ये तीन एसेट्स है, क्रेडिटर लायबिलिटीज है। आपके पास ये तीन मदे एसेट्स है, तीन मदों का योग 50, 4 54 और 10 64,000 रुपए माइनस 8,000 लायबिलिटीज। ये आपकी कैपिटल हुई। ये जो 56,000 दे रखा होगा वो आपका आंसर राइट होगा। आपके किस व्यवहार में संपत्ति और दायित्व में वृद्धि होती है, ये आपके पास एक क्वेश्चन पूछा। ऐसा कौन सा लेन देन है जिसमें संपत्तियों और दायित्व में वृद्धि होती है? आहरण करने पर नहीं, उधार संपत्ति खरीदने पर। आप उधार संपत्ति खरीदेंगे तो संपत्ति में आपकी वृद्धि होगी और आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी। जिस व्यक्ति से उधार खरीदे वो दायित्व बढ़ेगा। तो जब उधार आप कोई संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्तियों में भी वृद्धि होगी और दायित्व में भी वृद्धि होगी। तो ये जो उत्तर है वो आंसर है वो राइट होगा। नकद बिक्री राइट नहीं है, आहरण भी राइट नहीं है और दायित्व का भुगतान भी नहीं है। उन तीनों लेन देन में दूसरे तीनों में भी न तो संपत्ति वृद्धि है और न आपके दायित्व बढ़ते हैं। केवल उधार संपत्ति खरीदेंगे तो दोनों पक्षों में होगी वृद्धि। और अगला है संपत्ति में वृद्धि होने पर संपत्ति खाते को क्या करता है? अब आपको मैं बताता हूं रूल्स। देखो, आपके पास जो जर्नल करने के जो रूल है, जर्नल करने के जो नियम है, तो जो अकाउंट है, खाते हैं,
उनको 3 भागा में विभाजित कर रखा है। काइंड्स ऑफ या टाइप ऑफ अकाउंट्स 3, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, दूसरा रियल अकाउंट वस्तुगत खाता, तीसरा अवस्तुगत का चाहे नाम मात्र खाता, तो तीसरा है नाम मात्र खाता। ये 3 खाते हैं, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता, नाम मात्र खाता। व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट, खातों के प्रकार, खाते के प्रकार, खातों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंट। व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, किसी व्यक्ति या संस्था से के नाम से संबंधित जो खाते होते हैं ये व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। किसी भी व्यक्ति और संस्था से संबंधित नाम के से संबंधित खाते, राम पर देखिए प्राकृतिक व्यक्ति, पर्सनल आपके अकाउंट में आएंगे, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन प्राकृतिक व्यक्ति, राम, मोहन, सोन, रमेश, कोई यानी कोई पर्सन का नाम ले लीजिए, यह है आपके प्राकृतिक व्यक्ति। दूसरा कृत्रिम, आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति, बैंक, रिलायंस लिमिटेड, महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड, कमल किराना स्टोर, चिल्ड्रन स्टोर, एनी नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, या आर्टिफिशियल पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, प्रतिनिधि खाते, रिप्रेजेंटेटिव में ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ये तो आपके व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत में जो जर्नल के रूल है, पाने वाले को नाम में करो और देने वाले को जमा करो। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो व्यक्ति व्यवसाय के अंतर्गत व्यवसाय से प्राप्त करता है, जो व्यवसाय से प्राप्त करेगा उसको हमेशा व्यवसाय में डेबिट किया जाएगा, और जो व्यवसाय में भुगतान करेगा, व्यवसाय को देगा, तो उसके खाते को क्रेडिट किया जाएगा, जमा किया जाएगा। तो पाने वाले को नाम करो और देने वाले को जमा करो। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट है वस्तुगत खाते के नियम। जो वस्तुएं आपको, पहले वस्तुगत खाता, रियल अकाउंट, जो वस्तुएं आपको जिसमें आपके प्राण नहीं है, आपको दिखाई देती है, आप और दिखाई कुछ नहीं भी देती है, तो वस्तुगत खाते में उसके जो नियम है, जो वस्तु व्यवसाय में आती है उसे नाम करो, और जो व्यवसाय से वस्तु जाएगी उसको जमा करो। अपन कहते हैं अंग्रेजी में डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी व्यवसाय के अंदर जो वस्तु आए आवेशो नामे, और जो वस्तु जाए उसको करो, जमा करो, आवेशो नामे और जावेशो जमा। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये वस्तु के लिए है, जो वस्तु व्यवसाय में आती है। अब वस्तु के अंतर्गत आपके गुड्स भी है, सभी संपत्तियां हैं, चाहे आपको
टेंजिबल हो चाहे इंटर्मिजिबल, जो संपत्ति दिखाई देती है वे भी है, जो दिखाई नहीं देती है वे भी इसमें आपके वस्तुगत भी आती है। गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, लाइसेंस है, फ्रेंचाइजीज है, ये अदर्शी है, इंटेंजिबल एसेट्स है आपका है। वे उनको भी आप रियल अकाउंट के लिए रूल्स लगाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ऐसी कंडीशन में ये वस्तुगत खाते के नियम हुए। वस्तुगत में आपके फर्नीचर, मशीन, प्लांट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये वस्तुएं हैं, स्टॉक। अब है नाम मात्र खाते, नाम मात्र नॉमिनल अकाउंट, इसको अवस्तुगत खाते भी कहा जाता है। व्यवसाय के अंतर्गत कोई भी व्यवसाय को आप चलाएंगे तो उस समय उसको चलाने के लिए आपको कुछ खर्च करना पड़ता है, और उसके कारण परिणाम स्वरूप जो खर्च के लिए जो करने पड़ेंगे तो उनके अलग अलग प्रकार के जो खर्चे होते हैं उनसे संबंधित जितने भी खाते होते हैं वे नाम मात्र खाते कहलाते हैं। और फिर व्यवसाय से कोई आय होती है तो वह भी नाम मात्र खाते में ही जाएगी। तो नाम मात्र खाते के जो नियम है, समस्त व्यय और हानियों को नामा करो और समस्त आय और लाभों को जमा करो। डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल गेन्स एंड इनकम। व्यवसाय के संबंध में नाम मात्र खाते के जो नियम है, वस्तुगत, रियल अकाउंट, नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट, वस्तुगत, नाम मात्र और व्यक्तिगत, ये 3 प्रकार के खाते हैं। अब नाम मात्र के जो नियम है, डेबिट देखिए ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल गेन्स एंड इनकम। तो अपने व्यवसायिक एक मोटे तौर पे अपन यदि देखें तो इन खातों के आधार पर यदि कोई व्यक्ति जनरल एंट्री करता है तो किन्हीं को यदि क्लियर नहीं हो कि ये व्यक्ति है या वस्तु है, ये नाम मात्र है, तब उसका यदि उसको पूरा वेरिफिकेशन वो नहीं कर पाता, उसका पता नहीं लगा पाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, तो उस कंडीशन में ये नियम वो लगा लेते समय वो कंफ्यूज में पड़ सकता है। तो ऐसी दशा में इनके नियम अपन इस ढंग से याद रखें तो आपको जनरल एंट्री जो लेखा है, जब अपन कोई भी ट्रांजैक्शन, सौदा, लेन देन अपने व्यापार में होता है तो उसको अपन सर्वप्रथम प्रारंभ में जिन पुस्तक में लिखते हैं उसको अपन जर्नल कहते हैं। और जर्नल के अंतर्गत अपन जो लेखा करने का जो कार्य करते हैं, जर्नल में अपन लिखने का जो कार्य करते हैं उसको प्रविष्टि करना कहते हैं, एंट्री। जब कोई भी व्यावसायिक लेन देन होता है, वो लेन देन में भी ये जरूरी है मुद्रा या मुद्रा तुल्य हो। मुद्रा या मुद्रा तुल्य होता है उसी का लेखा किया जा सकता है। जो मुद्रा तुल्य न हो तो उसको बया में लेखा नहीं कर सकते आप। तो व्यवसाय में जो भी लेन देन होता है, सौदा होता है, व्यवहार होता है, तो अपन उसको पुस्तक में अपन सर्वप्रथम जिस पुस्तक में दर्ज करते हैं उसको तो जर्नल कहते हैं, और उसमें दर्ज करने के लिए जो क्रिया करते हैं उसको प्रविष्टि करना कहते हैं। तो ऐसी दशा में आप जर्नल में प्रविष्टि करते हैं तो उस समय अपन जो नियम लगाते हैं, तो उस नियम लगाते समय अधिकतर बच्चे या लोग, ज्यादातर लोग हैं प्रविष्टि में गलती करते हैं। ये नहीं
पहचान नहीं पाते हैं कि ये व्यक्ति है या वस्तु है या नाम मात्र है। तो उसके लिए कुछ आपके कभी प्रवृत्ति गलत न हो उसके संबंध में कुछ आपको बातें बताता हूं। तो जैसे व्यापार प्रारंभ किया, स्टार्टेड बिजनेस, व्यापार प्रारंभ किया, कहीं भी वर्ड लिखा हुआ है व्यापार प्रारंभ किया, स्टार्टेड बिजनेस। व्यापार प्रारंभ करेंगे तो आप शुरू में उस व्यापार में या तो आप रोकड़ लेकर के आएंगे या आपके पास कोई एसेट्स पड़ी है, पहले की कोई संपत्ति पड़ी है तो वो लाएंगे, या उस टाइप का माल पड़ा है जिस टाइप का आप व्यापार शुरू कर रहे हैं वो माल लाएंगे। तो प्रारंभ में व्यापार को जिन जिन वस्तुओं से शुरू किया जाता है, जो भी आप वस्तु लेकर के बिजनेस शुरू कर रहे हैं, किन वस्तु से कर रहे हैं? रोकड़ से आपके पास, जैसे कि मान लो आप कोई बिजनेस करेंगे तो उस टाइप का आपके पास पहले से ऑलरेडी माल पड़ा है तो वो माल लाएंगे तो उसको कहेंगे स्टॉक। और उसमें फर्नीचर या कंप्यूटर कोई चीज की संपत्ति की जरूरत है और जरूरत है वो आपके पहले से आपके पास है तो उसको अपने बिजनेस में प्रयोग में लेंगे और बिजनेस में लगा देंगे तो वह भी पूंजी के रूप में माना जाएगा। तो व्यापार प्रारंभ में शुरू में जिन जिन वस्तुओं से किया जाता है, कोई भी स्टार्टेड बिजनेस विथ केस, गुड्स, एनी एसेट्स, जिससे भी शुरू किया जाएगा वे सारी वस्तुएं हमेशा डेबिट होगी। परमानेंट फिक्स है, ऑलवेज, ऑल थिंग्स अकाउंट्स आर डेबिटेड। अब व्यापार का जो मालिक उस व्यापार में जो पैसा लगाता है, जो पैसा देता है बिजनेस में, तो अपन बिजनेस में क्या पड़ता है कि पाने वाले को नाम करो, देने वाले को जमा करो। देने वाला खुद ही है तो खुद की पुस्तक में खुद का नाम नहीं लिखा जाता है, तो उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए जो खाता खुलता है उसको कहते हैं पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। पूंजी ये व्यापार के मालिक का स्वयं का खाता है। स्वयं के व्यवसाय की पुस्तिका में व्यवसाय के मालिक का नाम नहीं लिखा जाता है, उसके नाम का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो खाता खोला जाता है वो कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता कहलाता है। तो उस दशा के अंतर्गत पाने वाले को नाम करो और देने वाले को जमा करो। देने वाला व्यापार का मालिक खुद है तो उसका खुद का खाता जमा करो, तो खुद का नाम नहीं लिखेंगे, उसके जगह लिखा जाता है कैपिटल अकाउंट। तो व्यवसाय जिन जिन वस्तुओं से शुरू किया जाता है वे हमेशा डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। व्यापार जिन जिन वस्तुओं से शुरू किया जाता है उन वस्तुओं के खाते हमेशा डेबिट और कैपिटल अकाउंट परमानेंट क्रेडिट, परमानेंट फिक्स है, हार्ड एंड फास्ट रूल्स है। अब आप एंट्री जिंदगी में भी गलत नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, रमेश ने 50,000 रुपया ₹50,000 रोकड़, 10,000 का फर्नीचर, फर्नीचर 10,000 रुपए और माल 5,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। Business started by Rakesh with cash ₹50,000, furniture ₹10,000 and goods ₹5,000। तो जिन वस्तुओं से व्यापार शुरू किया है, रोकड़ भी है, फर्नीचर भी है और गुड्स भी है, ये हमेशा डेबिट एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट। लोग ये एंड जनरल के नियम याद करते हैं, रटते हैं
और उस नियम में कभी वो कंफ्यूज पड़ जाता है कि ये व्यक्ति है या वस्तु है, ये क्या है, उस समय उसकी प्रविष्टि एंट्री गलत हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन परमानेंट याद रखो कि कहीं भी लिखा हुआ है व्यापार प्रारंभ किया, स्टार्टेड बिजनेस, तो आप वो जिन वस्तुओं का नाम बोलता है वे सब डेबिट कर दो। कोई भी वस्तु है, किससे शुरू किया, इससे कोई लेना देना नहीं, जिससे भी उसने बिजनेस को शुरू किया वे सारी डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए। कैश अकाउंट दिया 15,000, फर्नीचर अकाउंट दिया 10,000, स्टॉक अकाउंट दिया, गुड्स है तो स्टॉक लिखे गुड, स्टॉक अकाउंट दिया 5,000, और सबका योग, सभी मदों का योग, जिन जिन से शुरू किया उन सबका योग कर लो और उन सबके योग से एक ही अकाउंट खोलो और लिख दो टू कैपिटल अकाउंट। ऐसा व्यापार के मालिक ने व्यापार को जिन जिन वस्तुओं से शुरू किया जाता है, वो जिन वस्तु से शुरू किया वे सारी वस्तुओं के खाते डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये बिजनेस व्यापार से ये एंटी परमानेंट फिक्स है। अब कोई नियम आप लोग ये देख रहे नहीं है कि पाने वाला कौन, देने वाला कौन है, क्या बिजनेस में आ रहा है, क्या जा रहा है। हालांकि इसमें ये वस्तुएं तीनों, एक दो तीनों वस्तुएं हैं, तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, डेबिट कर दिया, और पाने वाले के नाम में और देने वाले के जमा करो, रमेश दे रहा है उसको जमा करो, तो उसकी दही में उसका नाम नहीं लिख करके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। नियम तो वह है, बच्चे कंफ्यूज पड़ जाते हैं कि ये क्या है। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल गेन्स एंड इनकम। ये नियम पक्के आपको मालूम हो कि ये वस्तु है कि व्यक्ति है कि नाम मात्र है, तो आपके ये नियम काम आएंगे। अदरवाइज आपकी कभी कोई एंट्री गलत न हो तो आप ऐसे नियम याद रखिए, कभी गलत नहीं होगी, कभी नेवर। सेकंड है माल खरीदा, सिर्फ खरीदा शब्द समझो, सिर्फ ओनली खरीदा, खरीदा, परचेज, कहीं भी लिखा हुआ है खरीदा, कहीं भी लिखा हुआ है खरीदा, तुरंत दिमाग लगे ये क्या खरीदा, व्हाट इज परचेज, क्या खरीदा। व्यवसाय के मालिक द्वारा व्यवसाय में, बिजनेस में कोई भी वस्तु खरीदी जाती है, कहीं भी लिखा हुआ खरीदा, तुरंत दिमाग लगा व्हाट इज परचेज, क्या खरीदा, उसका खाता हमेशा डेबिट होगा। जो भी खरीद रहे हैं आप उसको आप परमानेंट डेबिट कर दो। क्या खरीदा, जो भी खरीदो परमानेंट डेबिट कर दो। यदि माल खरीदो, यदि माल खरीदा जाए, माल, तो उस समय जो शब्द यूज किया जाएगा वो है परचेज अकाउंट खुलेगा, ये खाता डेबिट होगा। और माल के अलावा आप कोई भी वस्तु खरीदो, कुछ भी खरीदो, माल के अलावा आप कोई भी वस्तु खरीदो, उस वस्तु का खाता डेबिट होगा। माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट, माल के अलावा कोई भी वस्तु खरीदो, कुछ भी खरीदो आप, उस वस्तु का खाता। अब माल किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स। माल का अर्थ यह होता है कोई भी वस्तु इस उद्देश्य से खरीदी जाती है, उसे पुनः बेचकर लाभ कमाएंगे, उसको कहा जाता है माल। वह व्यापार के अंतर्गत व्यवसाय में कोई भी वस्तु इस उद्देश्य से खरीदी जाती है कि उसे पुनः बेचेंगे और लाभ कमाएंगे, तो उसे कहा जाता है माल। उसके अलावा कोई भी वस्तु वो व्यापार में खरीदता है,
उसको उस वस्तु के नाम से लिखा जाएगा। जैसे कि एक कपड़े का व्यापारी है, वो कपड़ा खरीदेगा दुकान में, तो वो तो कहलाएगा परचेज अकाउंट दिया। और वो वहां पर कंप्यूटर खरीदता है, मोटरसाइकिल खरीदता है, या आपके फर्नीचर बनाता है तो वो फर्नीचर खरीदता है, जो भी है, माल के अलावा कोई भी वस्तु अपने व्यवसाय में खरीदेगा तो उस समय वो उस वस्तु का नाम लिखेगा। तो व्यापार के मालिक द्वारा व्यापार में जो भी वस्तु इस उद्देश्य से खरीदी जाती है कि उन्हें पुनः बेचेंगे और लाभ कमाएंगे, इस उद्देश्य से यदि वस्तु खरीदता और बेचता है तो उसको माल कहा जाता है। और उसके अलावा कोई वस्तुएं आपके खरीदी जाती है जिनका उद्देश्य पुनः बेचना नहीं है, उसकी सहायता से अपने व्यवसाय को चलाना है। जिन वस्तुओं की सहायता से अपने व्यवसाय का संचालन किया जाता है उनको पुनः बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता है, व्यवसाय का संचालन करने के लिए खरीदा जाता है। उन वस्तुओं को आपके संपत्तियां कहते हैं और उन वस्तु के नाम से उस खाते को डेबिट किया जाएगा खरीदते समय। तो फिर मैंने आपको बताया था, यदि खरीदा गया शब्द लिखा गया है तो जिन जिन वस्तुओं को खरीदा जाता है वे परमानेंट डेबिट। लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे? यदि रोकड़ खरीदा तो लिख देंगे टू कैश। यदि उधार खरीदा है तो जिस पार्टी या संस्था से खरीदा या जिस व्यक्ति से खरीदा उसका नाम लिख देंगे। तो अब आपके जितने भी खरीदने वाली जो एंट्री होगी डायरेक्ट क्लियर है, इतने से हो गई। अब कोई नियम याद रखने की जरूरत नहीं है। खरीदा ये वर्ड लिखा गया है, क्या खरीदा है? परमानेंट डेबिट लिख दो, परमानेंट। यदि माल है तो परचेज लिख देना दिया, और माल के अलावा कोई है तो उस वस्तु का नाम डीआर कर देना। उस वस्तु के नाम से जो अकाउंट खोल कर उसको डेबिट कर दिया जाएगा। लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे? यदि रोकड़ खरीदा गया है तो लिख देंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। यदि उधार है तो उस व्यक्ति या संस्था का खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन यदि रोकड़ के जगह यदि बैंक के द्वारा ट्रांजैक्शन हो तो रोकड़ की जगह बैंक लिख देंगे। उधार है तो पार्टी का नाम, रोकड़ है तो कैश या बैंक। बैंक तो थ्रू होगा तो बैंक, नहीं तो कैश है। लेकिन खरीदा गया शब्द जो आ गया, जैसे कि आपके 50,000 रुपए का माल, 10,000 रुपए का फर्नीचर, खरीदा तो आप लिख देंगे परचेज अकाउंट दिया। क्या खरीदा? तुरंत दिमाग में खरीदा शब्द है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या खरीदा। तुरंत दिमाग में ये लाइए खरीदा, इंग्लिश में आएगा परचेज या वॉट। वॉट क्या खरीदा? वॉट इज परचेज, उसको ऑलवेज डेबिट। यदि माल है तो परचेज दिया, माल के अलावा कोई वस्तु है तो उसका खाता दिया तो परचेज अकाउंट दिया। फर्नीचर है, माल के अलावा कोई भी वस्तु खरीदो उसका नाम लिखो। माल के लिए सिर्फ वर्ड यूज करना परचेज अकाउंट दिया, बाकी के लिए उस वस्तु का नाम लिखना। अब देखना, ये रोकड़ है उधार। कोई पार्टी का नाम न हो तो हमेशा रोकड़ है। पार्टी का नाम हो और उसके साथ रोकड़ शब्द है तो रोकड़ है। और पार्टी का नाम है, रोकड़ वर्ड नहीं है। रोकड़ या बैंक द्वारा कुछ भी पेमेंट किया हुआ लिखा हुआ नहीं है तो वो हमेशा उधार माना जाएगा। ये जरूरी नहीं है कुछ ने उधार लिखा। मौन से 5,000 का फर्नीचर खरीदा, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब उधार है। अब लिखा मौन से रोकड़ खरीदा तो फिर उधार से कोई लेना देना नहीं, रोकड़ है। पार्टी का नाम भी हो और साथ में रोकड़ शब्द हो तो वो रोकड़ है। पार्टी का नाम दिया हुआ हो और रोकड़ शब्द न हो, इसका मतलब वो उधार लेन देन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार लेन देन। तो इन दिस कंडीशन when the word given bought या purchased, then what is purchased या bought,
When the goods is purchased, then purchase account DR. Other than goods, name of particular thing, specified thing, account always debit. Which account to be credited? When purchase in cash, then cash account credit. When the purchase is on credit, the name of party account is credited. Credited. इसमें आपके कुछ नहीं लिखा तो रोकड़ है. Purchase account DR, furniture account DR to cash.